So students, last turn we had talked about each and everything regarding ecology, biodiversity, and other different topics that has been included in NCRT. So students, at I had already told in these few classes, ये जो classes गई हैं हमारी last previous, इसमें आप लोगों के जो ये 3-4 टॉपिक्स या चैप्टर्स हुए हैं, ये थोड़ा जल्दी हुए हैं और जल्दी इसलिए भी हुए हैं क्योंकि इनका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब कहा जाए नीट में इनका परसेंटेज हर चैप्टर का, ठीक है, या तो एकदम नहीं है या तो एक क्वेश्चन सिंपली आ सकता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। एक्सेप्ट फॉर 10% कंटेंट, आप लोगों ने 10th 9th इन्वायरमेंटल साइंस ही पूरा इसके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा कुछ ऐसा टॉपिक नहीं था या बताने वाली चीज नहीं थी एक्सेप्ट फॉर फ्यू मैथमेटिकल पॉइंट्स जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा वो हुई हो। सो स्टूडेंट्स, स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है जो प्रीवियस चैप्टर्स हो गए हैं तो पूछ लीजिए पहले, देन मैं बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। नहीं है तो फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी से ही आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। एनीवन? So nobody is responding. I mean, I don't think so that anyone is having questions from the previous chapters. Still एक बार आप लोग और रिवाइज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन निकलने से आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं होने से भी आप लोग मतलब जब चाहें आप पढ़ाई करते करते कभी भी क्वेश्चन फंसे तो आप मेरे से हाँ पूछ सकते हैं। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हमें डेप्थ में जानना पड़ेगा। उन टॉपिक्स की तरह नहीं है जो हमने अभी पहले पढ़े, क्योंकि उसमें क्या है, लेस और मोर या तो रटने वाले कंटेंट थे या फिर जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो एग्जाम्पल रिलेटेड कंटेंट्स थे। लेकिन ये कंसेप्ट समझने वाला है, ठीक है। मतलब जिसको कहते हैं ना कोर ऑफ बायोलॉजी, तो ये सब कोर ऑफ बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बेसिस, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दीज चैप्टर्स आर द कोर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर हमको बहुत अंदर तक जाके समझना पड़ेगा, तब जाके हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी अबाउट द कंसेप्ट। सो बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स एडवांसमेंट, ठीक है। तो अगर हम किसी लाइफ पे किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करके कुछ एडवांसमेंट गेन कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट गेन कर रहे हैं जिससे ह्यूमंस को फायदा हो, ठीक है, ये हमारी सेल्फिशनेस है। जिससे किसको फायदा हो? ह्यूमंस को। अगर हमको किसी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करके कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जा रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जा रहा है जिससे हमको फायदा हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस कंपोनेंट को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। कई बार पूरे माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, कई बार माइक्रोब्स के प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, कई बार माइक्रोब्स के एंजाइम्स के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। अब हम आपको एक छोटा सा कंपोनेंट बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्टिंग में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो स्टार्टिंग में जब बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो पहला पार्ट लिया गया था ओल्ड बायोटेक। ओल्ड को हम ट्रेडिशनल बायोटेक भी बोलते हैं। ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक में हम सिंपली किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल रिएक्शन या आर्टिफिशियल वो नहीं कराते हैं। एक मिनट शांत हो जाइए बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, गिव मी अ टाइम। हाँ स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा था कि ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में सिंपली क्या कंसेप्ट यूज होता है कि उसमें हमको प्रोसेसिंग के बारे में नहीं पता है। हमको नहीं पता है कि टेक्निक को यूज कैसे करना है या टेक्निक में क्या क्या लॉजिक लगता है। हमको बस ये चीज पता होती है कि ये माइक्रोब हमको कोई प्रोडक्ट दे सकता है। किस तरह से दे सकता है ये नहीं पता है, किस तरह से दे सकता है ये नहीं पता है। बस हमको पता होता था कि कोई माइक्रोब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दे सकता है। जैसे हम बहुत पहले से, बहुत पहले के टाइम से हम लोग अल्कोहल बनाते चले आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कह विनेगर, विनेगर बहुत पहले से बनता चला आ रहा है। कर्ड या योगर्ट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत पहले से बनता चला आ रहा है। तो इसमें किसी को नहीं पता था कि माइक्रोब्स दूध में जाते हैं, कैसीन को पैरा कैसिनेट में चेंज करते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं
और उसको असेंबल करके कोगुलेट करके तब कर्ड बना लेते हैं। किसी को नहीं पता था, बस ये पता था कि दूध में थोड़ा सा दही डाल देने से दही बन जाता है, ठीक है। या फिर किसी भी शुगर प्रोडक्ट को माल्टिंग प्रोसेस करने पे उसके बेवरेज बन जाते हैं। तो ये जो ईस्ट का प्रोसेसिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस है, अल्कोहल का सिंथेसिस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था किसी को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज के लिए यूज करते थे बायोटेक को? अपने प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉजिक बिहाइंड दैट। ठीक है बच्चों, तो हमको लॉजिक नहीं पता था कि किस लॉजिक के बिहाफ पे। हाँ, हाँ, बच्चे, इसको ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ इसको। हाँ हाँ, अभी हम आ रहे हैं, चलो। सो स्टूडेंट्स, हमको लॉजिक नहीं पता था बेसिकली ओल्ड या ट्रेडिशनल के पीछे, बस हमको प्रोडक्ट गेन करने से मतलब था। तो वहां पर हम माइक्रोब्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते थे। लेकिन जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आज के टाइम में हम जो पढ़ते हैं, उस बायोटेक्नोलॉजी में सिंपली हम क्या करते हैं कि माइक्रोब्स के पूरे फंक्शंस को जानते हैं और उसके साथ हम छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी का मतलब है उसके साथ सर्टेन जीन रिलेटेड जीन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मतलब जीन्स को इंटरचेंज करते हैं या जीन्स के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं। वहां पर जो हम प्रोडक्ट गेन करते हैं जीन्स के साथ छेड़खानी करके, उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। या तो दैट इज द थिंग कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तुमको ये पता हो कि तुम्हारे अंदर बुढ़ापे के लिए एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, बुढ़ापे के लिए एक पर्टिकुलर जीन है, अगर उस जीन को हटा दिया जाए, या जो आपको यंग रखता है वो वाला जो जीन है, उसको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाए बॉडी को, तो आप हमेशा यंग रह सकते हो। हर इंसान यंग रहना चाहता है। तो यंग रहने वाला जीन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर पाते हो अपने अंदर, हो भी सकता है, अभी आपकी बॉडी नहीं एडजस्ट करती, लेकिन हो सकता है कल को हम कुछ ऐसा कर ले इवॉल्व कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, एडवांस हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप खुद सोचिए, अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी को, अभी हम बायोटेक्नोलॉजी का 10% भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी को एट इट्स फुल लेंथ यूज करना सीख लिया, ठीक है, तो आप कभी मरेंगे नहीं, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जीन को रिप्लेस कर दो तो ये वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। किसी प्रोडक्ट के नहीं बनने की वजह से ही तो कोई बीमारी होती है, उस प्रोडक्ट को बनाने लगो। तो और किस माइक्रोब की हेल्प से बनाना है वो आपको पता है, ठीक है। तो आपने हर चीज, लेकिन नेचर क्या है? नेचर हर चीज के आगे एक रेस्ट्रिक्शन बैरियर लगाती, हाँ वही है, नेचर ने हर चीज के आगे एक रेस्ट्रिक्शन बैरियर लगा रखा है। तुम्हारी बॉडी में हर चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम भले ही वो जीन ला के दे दो बॉडी को जो तुम्हारे प्रोडक्ट को बनाएगा, लेकिन वो जीन को बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी ये बॉडी के ऊपर है, और बॉडी नहीं करती है एक्सेप्ट। नहीं तो अब तक हम ऐसे कई एक्सपेरिमेंट कर चुके होते। लेकिन फिर भी बच्चों, कुछ चीजें हो सकती हैं जिसके हेल्प से ऐसा चीज हो सकता है, बट वी आर डूइंग। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय ब्रांच चल रहा है बच्चों, वो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी या स्टेम सेल थेरेपी जो है बच्चों, that is the best ever class that you can find in biotech. Stem cell में क्या होता है? This is a specialized cell which can differentiate or modify themselves into any other cell. जब एक छोटा बच्चा एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो एम्ब्रियो में जितने भी सेल्स होते हैं वो सब स्टेम सेल्स होते हैं। तो कोई सेल आगे चल के ब्लड बन जाता है, कोई स्किन बन जाता है, कोई लंग्स बन जाता है, कोई टिश्यू बन जाता है, कोई इंटेस्टाइन बन जाता है, कोई स्टमक बन जाता है, कोई ब्रेन बन जाता है, कोई बोन बन जाता है, कोई मसल बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है? स्टेम सेल इज a specialized cell which can modify into any other cell. अगर आपने स्टेम सेल से कुछ बनाना सीख लिया, जैसे स्टेम सेल के अंदर कोई चीज एक्टिवेट हो गई, तुमको अब एक्टिवेट होकर के क्या बनाना है? नर्व सेल बनाना है। तो वो जाके नर्वस सिस्टम बनाने लगता है, ठीक है। तो स्टेम सेल को अगर हमने एक्टिवेट करना सीख लिया अपने अंदर, तो समझ लीजिए हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। Stem cell therapy, stem cell technology is the most advanced form of biotechnology that we can ever perform on us.
लेकिन बच्चों, ये हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए या हमारा इनरिचमेंट समझ लीजिए कि हम लोगों का बॉडी जनरली कोई भी चीज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता जो बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। इसीलिए हमको वो प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली माइक्रोब से बनवा करके अपने अंदर लेना पड़ता है। जैसे इंसुलिन है, तुम अगर चाहते तो इंसुलिन वाला बैक्टीरिया अपने अंदर ही डाल लेते जो इंसुलिन बना रहा है, या ऐसा कुछ कर लेते, लेकिन तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए इंसुलिन को हम माइक्रोब से बनवाते हैं पहले, उसके बाद इंजेक्शन लेके अपने अंदर ठुकवाते हैं। तो इंजेक्शन से हम माइक्रो वो ले रहे हैं, अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो कुछ राहत है कि एटलीस्ट हम लोग गेन कर रहे हैं। अब बच्चों, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म कराने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी था। दो चीजों का होने का मतलब था, सबसे पहला चीज जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था आपका ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो अच्छा, ये तो खैर प्रिंसिपल्स हैं। बेसिकली वो तो, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, आर डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, ठीक है, पहला ये चीज जानना जरूरी था। रिकॉम्बिनेंट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड डीएनए जिसमें दो, एक पेरेंटल जीन होगा और एक फॉरेन जीन होगा। दूसरी चीज जो जरूरी थी वो थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो आरडीएनए बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूरी था और एक और चीज जरूरी था, वेक्टर। इन दोनों चीजों के एक्सपेरिमेंट से ये बन पाया, और ये बन पाने से मॉडर्न बायोटेक सक्सेसफुल हो पाया, ठीक है बच्चों। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और वेक्टर जीन्स का डिस्कवरी अगर नहीं हो पाता तो तुम कभी भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जान पाते। तुम शराब और दही पी के काम चला रहे होते। पहले शराब को खराब नहीं माना जाता था, पहले लोग इसको ऐसे शरबत वरबत की तरह पी लेते थे। आपने ओल्ड स्टोरीज वगैरह सुनी होंगी, तो उसमें शराब को बुरा नहीं बताया जाता है, और वो होममेड होते थे तो वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते थे। बट अब तो शराब है बच्चों, ठीक है। सो क्लास, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स के साथ हमने छेड़खानी की है, जिसके जीन्स के साथ हमने क्या किया है, किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन किया है या किसी भी तरह का हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर तुमने जो जीन डाला है, छेड़खानी की है, मतलब कोई जीन बाहर से डाला है आपने, उसका कुछ निकाल दिया, बाहर से कुछ डाल दिया जीन, वो जीन का प्रोडक्ट हमको गेन करना होता है लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल पर करोगे तभी तो पूरी ह्यूमैनिटी को आप सर्व कर सकते हैं, भले ही पैसे के लिए करें, लेकिन तभी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिक हमारा यही है कि हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हाइब्रिड जीन बनाना सीखा। हाइब्रिड जीन कैसे बनाएंगे, जब हमको जीन्स के बारे में हर चीज की इंफॉर्मेशन हो। अब तुम लोगों ने क्लास 6 में, सॉरी चैप्टर 6 में एक चैप्टर पढ़ा, मतलब एक कंटेंट पढ़ा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कितने बच्चों ने पढ़ा है, हैंड रेज कीजिए। सिर्फ दो बच्चों ने पढ़ा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या? तीन बच्चों ने, चार बच्चों ने पढ़ा, पांच। चलिए ठीक है, आप लोग आराम से हाथ उठाते रहेंगे तो ऐसे क्लास ही बीत जाएगी, ठीक है। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। तो बच्चों, उसमें आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा कि जितने भी आपके क्रोमोसोमल जीन्स थे, सबका क्या किया गया, कॉन्फ़िगरेशन किया गया, ठीक है। सबको डिकोड किया गया, सबके प्रोटीन्स के बारे में जाना गया, और सबके प्रोटीन्स में आपको पता चला कि 99% 90% जो जीन है वो बेकार है, आपके अंदर काम ही नहीं करते, इनएक्टिव पड़े हुए हैं, ठीक है। जो एक्टिव जीन है उसमें भी 99.9% जीन सिमिलर है सबके, 1% का डिफरेंस है खाली। उसके बिहाफ पे ये चेंजिंग्स वगैरह जो भी है 0.1% के बिहाफ पर हो रही हैं। तो तुमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, तो उस प्रोजेक्ट में तुमने अपने क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स के बारे में पता लगा। इसी तरह तुमने हर तरह के जो ऑर्गेनिज्म आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, सबको डिकोड किया है,
सबके जीन्स के बारे में आपको पता है। तो अब आपको पता है कि एक क्रोमोसोम या डीएनए में कौन सा जीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई तो आपके साइंटिस्ट लोगों को अभी पता है कि आपके इस जीन के डिसफंक्शनल होने की वजह से आपके अंदर ये एक्टिविटी लैक कर रही है। अगर उसके लिए कोई भी थेरेपी प्रेजेंट होगी, जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं, किसी भी तरह की जीन थेरेपी प्रेजेंट होगी, तो वो साइंटिस्ट उस जीन को रिप्लेस कर देंगे। जब तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं हुआ था तो आप क्रोमोसोम में बैठ के ढूंढते होते कि यार ये जीन कहाँ पर है, कहाँ से लैक कर रहा है, ठीक है, ये टंकी का पानी कहाँ से लीक कर रहा है, समझ ही में नहीं आता, खोजते रहो, फिर कुछ नहीं मिलता। इतना समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेस कीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको हम मोटा मोटी बात बता देते हैं कि हम करते क्या है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर सेल में हमको बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना है वो सेल लेंगे, उस सेल से डिजायर्ड जीन निकाल लेंगे। इस जीन को, ये जीन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजायर्ड जीन सिर्फ एक जीन होता है, उस जीन को निकाल करके रखे रहते हैं। अब इसके बाद हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं या कोई अदर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो छोटा होगा। उसमें से एक डीएनए लेते हैं, वेक्टर डीएनए उसको हम बोलते हैं। वेक्टर डीएनए वो होता है जो डिजायर्ड जीन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले। तुम्हारी बॉडी नहीं कर सकती, हमारी बॉडी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ सेल्स या कुछ डीएनए कर लेते हैं। तो जो डीएनए इस जीन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, और इसके पास एक और चीज होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी। मान लो तुमने इसके साथ जीन अटैच करके भेज दिया, अब वो अंदर जाके डिवाइड ही नहीं होगा, अंदर जाके डिवाइड नहीं होगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो वेक्टर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि आपके डिजायर्ड जीन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सके, और वो जहां पर भी जाए डिवीजन की कैपेसिटी हो, मतलब रेप्लिकेट कर सके। ओके, तो ये दो चीजें आप लोगे, उन दोनों को मिक्स करोगे, मतलब डिजायर्ड वाले को वेक्टर पे डाल दोगे और क्या बना लोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने आपको हाइब्रिड डीएनए भी बोला था, या काइमेरिक डीएनए, मतलब जहां पर बाहर का एक प्रोडक्ट ऐड करा है, ठीक है। उसके बाद उस वेक्टर को कहाँ डालोगे आप, किसी होस्ट सेल में। जिस होस्ट सेल में आपको प्रोडक्ट बनाना है उसमें डाल दोगे। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। उसके अंदर डालने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है, आपने मॉडिफाई कर लिया हो। जैसे प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं पूरा का पूरा प्लांट्स ही बेनिफिशियल क्रिएट कर देते हैं, तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। या फिर हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोडक्ट जो कि बेनिफिशियल है आपके लिए, वो प्रोडक्ट गेन करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो ये एक चैप्टर का मैंने सिर्फ ब्रीफ दिया आपको कि हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चैप्टर इतना सिंपल नहीं जितना सिंपली मैंने इसको बता दिया। अब इन ये जो चीजें हैं, इसमें हमको क्या यूज करना है, टूल्स एंड टेक्निक। क्या चीज हमने ऐसा यूज किया जिससे ऑर्गेनिज्म से सेल निकाल पाए, उस सेल का डीएनए निकाल पाए, डिजायर्ड जीन कैसे ऑब्टेन करते हैं, वेक्टर कैसे खोजा हमने, ठीक है, वेक्टर को किस तरीके से डिजायर्ड जीन को एक्सेप्ट कराया जाता है, या वेक्टर को किस तरीके से होस्ट के अंदर भेजा जाता है, ये सब हमको पार्ट बाय पार्ट डिटेल करके पढ़ना है बच्चों। शैल वी प्रोसीड? ओके बच्चों, सो ये अभी जस्ट मैंने जैसे रिपीट किया कि दो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक आपका वेक्टर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये दोनों हमको बैक्टीरिया से ही मिले। बैक्टीरिया से हमको दो ऐसी चीजें मिली जिसके बिना कभी भी आपका बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं हो सकता था। पहला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जो क्या होता है, आपके जीन्स को कट करता है। आपको किसी क्रोमोसोम में से डिजायर्ड जीन निकालना है, तो वो आप कट करके निकालोगे ना, तो आप थोड़े जाके कट करोगे उसको,
आपको कोई एंजाइम ढूंढना पड़ेगा, वो एंजाइम नहीं मिलता कभी, तो आप लोग नहीं कर पाते। तो पहला जो सबसे लैंडमार्क डिस्कवरी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और दूसरा प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर द वेक्टर। ओके, ये भी हमको बैक्टीरिया से ही मिला। तो प्लाज्मिड्स की डिस्कवरी और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी होने से हमने क्या किया, क्या बना पाए हम, आरडीएनए बना पाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने से ही क्या हुआ, हम आगे चल के उसको प्रोसीड कर पाए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरा डिटेल हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मिड्स के बारे में हम छोटा सा बता देते हैं। ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, जो कि सर्कुलर होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। सर्कुलर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तुम अपने अंदर कोई ऐसा मतलब ऑर्गेनल बता सकते हो या कुछ ऐसा बता सकते हो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बच्चों? तुम्हारे सेल के अंदर कुछ ऐसा हो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो? एनीवन? कोई नहीं बताएगा। इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, हाँ चलो ठीक है, एक बच्चे ने बताया तो। इट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन प्लांट्स इट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बोथ। हाँ वैष्णवी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे अंदर क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटरी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है। ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनके पास अपना रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ होता है। इसी तरह बैक्टीरियाज में भी एक डीएनए होता है जो कि क्या होता है, सर्कुलर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। उसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड्स क्या करते हैं, आपके जो भी डिजायर्ड जीन हो उनको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, अगर उनके अंदर वैसा सीक्वेंस मिलेगा तो। हाँ बच्चों, तो बेसिकली क्या है कि इसीलिए हम प्लाज्मिड्स का इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बच्चों चलो अब हम डिटेल में इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो जिन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी आरडीएनए की, उनका नाम कोहेन और बॉयर था। ये दो साइंटिस्ट लोगों ने आरडीएनए सबसे पहली बार खोजा था। किसके अंदर खोजा था, सैल्मोनेला टाइफीरियम के अंदर उन लोगों ने कराया था। इसके उन्होंने क्या किया था, एक प्लाज्मिड को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से कनेक्ट करा दिया था और क्या बना दिया था, आरडीएनए बना दिया था। किसके अंदर, सैल्मोनेला टाइफीरियम के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड लेकर के आरडीएनए बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया से इन लोगों ने प्लाज्मिड लिया और उसके अंदर एक डिजायर्ड जीन डाला। वो डिजायर्ड जीन कौन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। और डाल करके उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के तैयार किया और एक्सपेरिमेंट किया उस एंटीबायोटिक को लेकर के। उस एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो वो लोग समझ गए कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। इसीलिए सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का क्रेडिट दिया जाता है कोहेन और बॉयर दोनों को दिया जाता है। Had I started recording or not? Let me see. Yes, I had started. Okay, okay, okay. अच्छा बच्चों, एक छोटा सा मेरे को ये अभी याद आया, स्पेशली फ्रॉम द गर्ल्स ऑफ क्लास 12, वैष्णवी, कल्याणी, रिया एंड ऑल। इज इट समथिंग प्रॉब्लमेटिक विथ यू ऑल गाइस? कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बिकॉज आई हैड लिसन, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आप लोगों को? आई एम आस्किंग स्पेशली फ्रॉम द गर्ल सेक्शन, रिलेटेड नोट्स और कुछ डेप्थ वगैरह का कुछ है क्या चक्कर? किस तरह का डेप्थ चाहिए आप लोगों को कंटेंट में? ऑफलाइन में हो रहा था?
अच्छा, मैं एक्चुअली एक चीज जानना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा हो XYZ, अगर तुमको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो रेदर देन टेलिंग टू मी, आप किसी अदर थर्ड पर्सन से मेरे को ये बात कहलवाओगे। सो इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? आपको कब प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे कब पता चला? अब मैं ऑफलाइन का प्रॉब्लम अभी तो नहीं सॉल्व कर सकता। इज इट समथिंग दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर मैसेजेस और समथिंग लाइक दैट? एनीवन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, एनीवन, ठीक है, वैसे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम क्लास 12 गाइस, बट स्टिल हो सकता है बच्चों में भाई कभी कभी होता है ये चीज। ठीक है, उनको लगता है कि यार ये डेप्थ नहीं है, ये डेप्थ नहीं है। मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ नीट के बच्चों को, ठीक है, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन उठता है, कहाँ से नहीं उठता है, किसको लाइटली लेके जाना है, कहाँ आपको बताना है, कहाँ मैं हर जगह जहां पर नीट का क्वेश्चन बनता है स्पेशली पॉज लेकर के कहता हूँ यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सो इफ यू आर, if you thought about something, maybe you can right or wrong, but you have to discuss with me, rather than going to anyone else, rather than talking with someone else. This will create, means ये एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपका हमारी, मतलब मेरी नजरों में। ठीक है, बिकॉज अभी तक मुझे सबसे अच्छी क्लास क्लास 12 ही लग रही थी बिफोर दैट। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चे डिस्कस करते हैं हर चीज, बट यू आर गोइंग टू समवन एल्स एंड टॉकिंग विद समवन एल्स अबाउट सम अदर टीचर्स। तुम किसी टीचर के बारे में अगर कुछ बोल रहे हो तो आप उसी से बोलो ना। कोई भी प्रॉब्लम है अगर मैं सॉल्व नहीं करता हूं तो बोलो। तुमको कुछ फील होता है अगर, रेदर रेदर देन रिगार्डिंग एनी नोट्स और वॉट एवर, तुमको कोई और टीचर बायो के बारे में क्या बताएगा बताओ? किसी से भी तुम बोल दो, उसको डेप्थ पता है बायो का, किसी को भी कुछ पता है बायो का, मुझे ही सॉल्व करना है ना अगर तुमको ऐसा लगता है तो। सो एट योर लेवल दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट टू टॉक विद अदर अबाउट अदर टीचर्स। ठीक है, ये बहुत गलत चीज है। इस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए आप लोग, because this is not included in etiquette and discipline. And next time I don't want to listen from the students of class 12 like these things, because you guys are so much mature. ये class 9 10 के बच्चे करते तो अच्छा लगता, but you guys are so much mature, especially in terms of mine eyes, क्योंकि आप 12th के बाद स्पेशलाइज्ड इंट्रेंस में बैठने जा रहे हैं इस साल, नहीं तो अगले साल आप हो सकता है क्वालिफाई करें। तो इस मैच्योरिटी के साथ अगर आप क्लियर करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली टीचर के साथ बात करना सीखिए। अदरवाइज अगर आपको कोई पर्सनल इंटेंशन है तो दैट्स ओके, बट इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टडीइंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टीचर के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस बात करनी चाहिए। एंड अदर थिंग्स आर अप टू यू। बॉयज की तरफ से ऐसा कुछ अभी सुनने को नहीं मिला, बट हाँ गर्ल्स की तरफ से कई नाम आए हैं। सो लेट्स सी। सान्या, आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? सान्या, नहीं। हाँ, क्या हुआ? तो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड्स का कौन सा कंटेंट मिस हो रहा है? एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई नीट के लिए पढ़ा रहा है तो एक बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी बता सकता है कि व्हेन वी आर स्टडिंग द नीट सिलेबस ऑटोमेटिकली बोर्ड सिलेबस विल कोप अप विद दैट वन। थोड़ा सा हाई लो इधर उधर जा सकता है, बहुत स्लाइड, लेकिन अगर तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो नीट भले क्वालिफाई ना कर पाओ, लेकिन नीट के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड आराम से क्वालिफाई करोगे। ये ये जो एक थिंकिंग है ना कि बोर्ड और नीट बहुत अलग कंसेप्ट है, कोई नीट के लिए पढ़ रहा है, तुमको पता है बच्चे नीट के लिए तैयारी करके बोर्ड्स में 99% तक लेके आते हैं, 95% तक लेके आते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं, या आप हो सकता है कल को लेकर के आए यही तैयारी करके। ये बच्चों बहुत एक अलग तरह का कंसेप्ट है। नोट्स हमेशा मैं कहता हूँ कि नोट्स आपका खुद का होना चाहिए। टीचर कभी भी कोई भी नोट्स देगा
तो या तो किसी का पीपीटी उठा के दे देगा या किसी का कॉपी करके दे देगा। टीचर जब भी पढ़ाए उसका नोट्स बनाओ, वही एक्चुअल नोट्स है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मुझे नोट्स देने में मैं 4 नोट्स दे दूंगा, तुमको जिस हिसाब से अच्छा लगे उस हिसाब से करो। So I really don't want to talk about these things, but still I was not expecting from your class. That's why मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, and I had discussed, and other things are up to you, जो भी आप लोग को समझ में आए। ठीक है, आप लोग के एक बार बोलने पर हम रिवीजन करा रहे हैं, एक बार बोलने पे जो कंटेंट कहते हैं जितना कहते हैं, एक बार मैसेज करने पर आप लोगों का हम रिप्लाई कर देते हैं। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि टीचर्स ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं तो आप लोग उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो उसके बारे में कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं आप लोग। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, बिकॉज वो तुमसे ज्यादा पढ़ करके और तुमसे ज्यादा बच्चों को पढ़ा करके इस पोजीशन पे है। ठीक है, इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, इफ यू फाइंड समथिंग बैड अबाउट एनीथिंग, जस्ट टॉक टू देम। टीचर से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को पेरेंट्स से कोई तकलीफ है तो वो जाके पड़ोसी से शिकायत करेगा कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स से मुझे तकलीफ है, वो पेरेंट्स से बात करेगा अपने। सो स्टूडेंट्स, here we are going to start with the tools and techniques. तो टूल्स और टेक्निक जो क्या है, इन्वॉल्व होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो टूल्स या टेक्निक्स होते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, सिंपल कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो ये टेक्निक में पहला हमारा आइसोलेशन है। आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड जीन को निकालते हैं। दूसरा हमारा है ट्रांसफर। डिजायर्ड जीन को किस में ट्रांसफर करते हैं हम, प्लाज्मिड्स में या फिर वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं। और इन दोनों को कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कंबाइंड करके। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे बच्चों, आरडीएनए बनेंगे। आरडीएनए किस में ट्रांसफर होगा, फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर होगा। तो ये हमारा 2 स्टेप हुआ। डिजायर्ड जीन प्लाज्मिड वेक्टर में कंबाइंड कराएंगे, आरडीएनए बनाएंगे, और आरडीएनए को किस में ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। तीसरे में हम क्या करते हैं, जो होस्ट सेल में हमने ट्रांसफर किया है आरडीएनए, तो वो होस्ट सेल आपका प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आपने जिस प्रोडक्ट के लिए उसको ट्रांसफर किया है वो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम सिलेक्शन और स्क्रीनिंग करते हैं। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन वाले माइक्रोब्स को या होस्ट को हम लोग ले लेते हैं, और जो नहीं बना रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं सॉल्यूशन में से। और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट का हम डाउन स्ट्रीमिंग करते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब उसको मार्केट में उतारते हैं, ताकि जो भी ह्यूमंस जितना ज्यादा इससे बेनिफिट ले सकते हैं वो ले सकें। ये टेक्निक था बच्चों। नाउ कम टू टूल्स। तो टूल्स में 4 चीजें हैं। सबसे पहला है एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। सेकेंड, वेक्टर डीएनए। थर्ड, पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए को डिजायर्ड डीएनए बोलते हैं। वेक्टर डीएनए को आप प्लाज्मिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, होस्ट सेल कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। ठीक है, स्पेशली प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और फंगल बॉडीज भी हो सकते हैं। फंगल बॉडीज में 1-2 ही होते हैं, और बैक्टीरियाज होते हैं। तो होस्ट सेल भी, इन 4 चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए होगी तो बता दीजिएगा बच्चों, भेज देंगे। नहीं तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, खुद से भी बना सकते हैं, या बना ही होगा, पढ़ ही चुके हैं आप लोग। So we have 5 type of enzymes. The very first enzyme is known as lysing enzymes. The second category is known as cleaving enzymes. The third category is known as synthesizing enzymes. Fourth is known as joining enzyme, and last one is known as other enzymes. हाँ, अब आप मुझसे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली मांग लीजिएगा नोट्स, मैं इंडिविजुअली भेज दूंगा, ग्रुप पे नहीं भेजेंगे। ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्या फायदा काम।
So students, the very first enzyme is lysing enzymes. Lysing enzymes जो होते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो ब्रेक करें। क्या करें? ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक है? तो तुम खुद सोचो, जब आप सेल से डीएनए निकालोगे, तो उस डीएनए को निकालने के लिए तुमको कितनी चीजों को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपने टिश्यू लिया उसको ब्रेक करोगे, वो कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगा के आपने मान लो ब्रेक कर लिया। जो सेल निकला, तो सेल में आपको मान लो अगर वो सेल फंगल सेल है तो उस पे काइटिन होगा, या प्लांट सेल है तो उस पे सेल्यूलोज होगा। तो सबसे पहले आप इनको ब्रेक करेंगे। काइटिन और सेल्यूलोज को किससे ब्रेक किया जाता है? काइटिनेज या फिर सेल्यूलेज से ब्रेक करेंगे। काइटिनेज से ब्रेक करेंगे या फिर सेल्यूलेज से ब्रेक करेंगे। और सेल्यूलोज को जब हम डिसॉल्व कर देंगे तो अंदर हमको प्रोटीन मिलेगा, आरएनए मिलेगा, जो हमको हमारे काम का नहीं है। तो फैट है अगर, तो किससे डाइजेस्ट कर देंगे? लाइपेज से डाइजेस्ट करेंगे या तोड़ देंगे। प्रोटीन है तो प्रोटीएज से डाइजेस्ट कर देंगे। आरएनए है तो आरएनए से डाइजेस्ट कर देंगे। तो हमको अल्टीमेटली बचाना क्या है? सब कुछ डाइजेस्ट करके हमको बचाना है डीएनए। ठीक है? क्योंकि एक सेल में डिजायर्ड जीन निकालने के लिए पूरा का पूरा डीएनए निकालना जरूरी है। और जब डीएनए निकालोगे तो डीएनए के साथ बहुत चीजें निकलेंगी। तो बहुत चीजें ना निकले इसके लिए हम सबको डिसॉल्व कर देते हैं एक्सेप्ट डीएनए। डीएनए हम नहीं देते हैं। डीएनए नहीं देने से डीएनए बचा रह जाता है, बाकी सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मान लो हर चीज डिसॉल्व हो गई और डीएनए अभी भी सेल के अंदर है, तो भी तुम कैसे निकाल लोगे उसको? क्या प्रोसेस हो सकती है तब भी निकालने की? अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, तो कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वाले में? अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वाले में हम कौन सा यूज करते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट पे अगर निकालना हो, वेरी गुड, दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो हार्ड सब्सटेंस है जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो बॉटम पे रह जाते हैं, और जो लाइट कंपोनेंट्स होते हैं वो सब ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है? जिसको आपने एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल के फॉर्म में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में। तो जब भी तुम किसी चीज को डिसॉल्व कर देते हो, जब भी तुम किसी चीज को डिसॉल्व कर देते हो, तो वो डिसॉल्व सब्सटेंस ऊपर पानी की तरह ऊपर आ जाता है, और जो चीज डिसॉल्व नहीं हुई है वो नीचे सॉलिड कंपोनेंट के फॉर्म में बैठ जाता है। ठीक है बच्चों? तो आपका डीएनए नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। बाकी जो चीजें आपने लाइसिंग एंजाइम से ब्रेक कर दी हैं, डिसॉल्व कर दी हैं, वो सब पानी में आ जाएंगी ऊपर की तरफ। तो अब आप आराम से डीएनए निकाल सकते हो। इस डीएनए के निकालने के प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन बोलते हैं मतलब जब कंप्लीट पूरा आप डीएनए यहां से निकाल रहे हो। दूसरा एंजाइम है बच्चों क्लीविंग एंजाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, और आपको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्लीविंग एंजाइम्स के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। क्लीविंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम मतलब ये कटिंग एंजाइम्स है, सीजर की तरह। ब्रेकिंग इज समथिंग एल्स। ब्रेकिंग मतलब डिसॉल्व कर देना। ठीक है? कटिंग इज समथिंग एल्स, किसी चीज को दो पार्ट या दो से ज्यादा पार्ट में या स्पेसिफिक पार्ट में कट कर देना। इनको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। इनको हम मतलब बेसिकली एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं। एक्सो और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है? या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप बोल सकते हो इनको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दे कैन बी ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अगर साइड से कट कर रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस, और बीच से कट कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियस। किस तरीके से साइड से कट करते हैं ये, किस तरीके से बीच से कट के, और कैसे इनका हम नेमिंग रखते हैं, बैक्टीरियाज में ये कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, हम बैक्टीरिया से कैसे निकालते हैं, ये सब हम
इस पर्टिकुलर एंजाइम में पढ़ने जा रहे हैं आगे की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंजाइम दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, क्लीविंग एंजाइम्स हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए बच्चों, जो आपका डीएनए है, डीएनए में एंड पॉइंट्स होते हैं, 5:3 एंड होता है, एक 3:5 एंड होता है। तो तुम्हारे डीएनए पे अगर एंड पार्ट पे कोई भी चीज मौजूद है, कोई कंपोनेंट अटैच है या किसी भी तरीके का सब्सटेंस है कहीं पे भी एंड पॉइंट में, तो वहां से अगर किसी चीज को रिमूव करना है एकदम एंड पॉइंट से, तो वहां पर एक्सोन्यूक्लियस आता है। एक्सोन्यूक्लियस जनरली स्ट्रेट डिवीजन करता है, मतलब स्ट्रेट में कट करता है, सीधा कट करता है, ठीक है। तो कभी भी डीएनए में टर्मिनल कट देना हो, मतलब एंड पॉइंट पे कट देना हो और स्ट्रेट कट देना हो, तो एक्सोन्यूक्लियस होगा, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियस होता है बच्चों, एंडोन्यूक्लियस सिंपली क्या करता है, ये आपके डीएनए में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट, बीचों बीच में, बीचों बीच इन द सेंस विद इन द डीएनए एट एनी स्पेसिफिक साइट, अगर कहीं कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस विल बी देयर। इस एंडोन्यूक्लियस को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये स्ट्रेट कट भी मारता है और कई बार ये इस तरह का कट मारता है, स्लैंट फॉर्म में, ठीक है। ज्यादातर इस तरीके का ही कट मारता है ये। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, एंडोन्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस के बारे में ज्यादा नहीं है आपकी किताब में। एंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में भी और बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। सो बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को बीचों बीच से कहीं से भी कट कर सकता है। इनकी स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर वो लोग कट करते हैं, और इनकी स्पेसिफिक साइट पे जो सीक्वेंस होता है उसको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, या भी हम पढ़ेंगे। जिस स्पेसिफिक साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है, उन साइट के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। मतलब वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, वो सीक्वेंस सेम रीडिंग देना चाहिए। जैसे GAA-TC है, तो यहां पर भी GAA-TC होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से यहां 5:3 और 3:5, दोनों एंड पे, ये मतलब दोनों एंड पे क्या करेंगे, सेम रीडिंग देंगे। इस साइड से भी और इस साइड से भी सेम रीडिंग देंगे। ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और इंग्लिश में अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आ रहा है जो अल्फाबेटिकली दोनों साइड से सेम रीडिंग करता है, उनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे पैलिंड्रोम का एग्जांपल है मैडम। मैडम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेम रीडिंग दे रहा है, MADAM। इधर से भी देखें, MADAM। आपके बुक में मलयालम करके होगा, आई। आई क्या है सान्या? अच्छा, आई, ओके, ठीक है। मुझे लगा कि मेरी आंख शायद कुछ हो गया। पैलिंड्रोम्स सीक्वेंस में आई भी आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गए, समझ गए। और कोई वर्ड बच्चों, जो 3 वर्ड ना हो, 3 वर्ड का सेंटेंस ना हो, और कोई जो थोड़ा बड़ा हो। कुछ नहीं है? लेवल, वेरी गुड वैष्णवी। लेवल is a word which can be read on both the side as same. Level, level. So this is just to make you understood that palindrome sequence are like that only. Palindrome sequence are the nucleotide based sequence which reads on both the ends, right is to left and left is to right as same. और यही क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के स्पेसिफिक साइट्स होते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के स्पेसिफिक साइट होने का मतलब क्या है? हाँ, सिविक भी हो सकता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्पेसिफिक साइट होने का मतलब क्या है, कि वो उसी जगह पर जाके एक कट दे देगा, ठीक है। अब उस कट में आपका अगर डिजायर्ड डीएनए आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आया तो आप दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अब डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो
डिस्कवर किया गया था उसको स्मिथ ने डिस्कवर किया था, स्मिथ साइंटिस्ट, और जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था उसका नाम हिंद सेकेंड था। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बच्चों, जो नेमिंग किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो किस बिहाफ पे किया जाता है? उसमें 4 वर्ड्स लिए जाते हैं, जनरली 4 वर्ड्स लिए जाते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स, पहला अल्फाबेट जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिस बैक्टीरिया के जीनस से उसको निकाला गया है, ठीक है। दूसरा उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा और तीसरा अल्फाबेट। सेकेंड एंड थर्ड विल रिप्रेजेंट द स्पीसीज ऑफ दैट वेरी बैक्टीरिया। एंड तीसरा जो होता है वो उसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वैरायटी होती है ना, आपके अंदर वैरायटी है, ब्रीड्स है, उसी तरह बैक्टीरिया माइक्रोब्स के अंदर स्ट्रेन्स होते हैं। तो फोर्थ अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो किस ऑर्डर में सीक्वेंस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है उसको, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन वाला। तो देखिए बच्चों, HIND जो है वो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया है। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया, तो उसका जीनस क्या होगा? एच मतलब हीमोफिलियस, IN मतलब स्पेसीज, डी स्ट्रेन देता है, और सेकंड सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब ये सेकंड सीक्वेंसिंग का पार्ट होता है। सो बेसिकली इसको निकाला गया। उसके बाद जो दूसरा एंजाइम निकाला गया था उसका नाम था ई कॉर आई फर्स्ट। ई कॉर आई जो है, ई मतलब एस्केरेशिया, CO मतलब कोलाई, आर इज स्ट्रेन एंड फर्स्ट इज द सीक्वेंसिंग। इसको भी किसने निकाला था? स्मिथ ने, नेथन और आर्बन ने निकाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पता नहीं क्यों बार बार नीट बोल देता हूँ, एनी हाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि ई कॉर आई फर्स्ट या ई कॉर फर्स्ट का जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी या किस तरीके से निकाला गया था। तो कई बच्चे स्मिथ लिख के ही चले आते हैं। स्मिथ ने एक और फर्स्ट अकेले नहीं किया था, उसको मिल करके किया था। हिंद सेकंड को अकेले स्मिथ ने किया था, ये याद रखिएगा आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी पॉइंट्स आपके यहाँ पर हाईलाइटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव नाउ मोर देन 900 टाइप्स। ये तब की इंफॉर्मेशन है जब ये बुक पब्लिश हुई थी, या बुक बुक वगैरह में लिखा गया। अभी हमारे पास 1200 से ज्यादा टाइप्स हैं। लेकिन आपसे जो जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर क्या है, आपको वही चीज लिखना है जो आपके बुक में मेंशन्ड है। तो you should have to write that we have now more than 900 types of restriction enzyme that has been obtained by 230 strains of bacteria. अंडरस्टूड? अभी हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि 230 से ज्यादा बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। अब बच्चों, सबसे बढ़िया, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया में ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है। दूसरा सवाल है कि अगर ये कुछ काम करता भी है बैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया के जीन्स को क्यों नहीं काटता? इसका काम ही है जब काटना, तो ये बैक्टीरिया के अपने जीन को क्यों नहीं काट देता है? जैसे तुमसे कोई कह ले HCl का काम क्या है तुम्हारे अंदर, और HCl अगर तुम्हारे अंदर है तो तुमको खुद क्यों नहीं डिजोल्व कर ले रहा है, तो तुम आंसर दे दोगे ना कि हाँ भाई HCl हमारे अंदर फूड को क्या करता है, डिजोल्व करता है, इसलिए है। और हमको हमको नहीं इसलिए डिजोल्व कर पाता क्योंकि HCl और हमारे बॉडी के बीच में म्यूकस बैरियर है। तो इनके लिए आपका क्या आंसर है कि बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, और अगर कुछ कर रहा है तो ये बैक्टीरिया के ही जीन को क्यों नहीं कट करता? जब ये दूसरों के जीन को कट कर दे रहा है, इसके अंदर वो कैंची वाली धार है, तो ये दूसरों को भी कट करना चाहिए जब जीन पे ही एक्शन कर रहा है तो। एनीवन। क्योंकि वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है। ओके सान्या, गुड। ओके वैष्णवी, सो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर, वैष्णवी एंड सान्या, दैट कि वो इसलिए होता है बैक्टीरिया के अंदर ताकि वो किसी भी अदर पैथोजन जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, उनके जीन्स को कट कर सके। ठीक है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होता है बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए अपने अंदर रखते हैं ताकि अगर उनके ऊपर किसी ने अटैक किया तो ये क्या करेंगे,
उस पैथोजन के जीन को जाके कट कर देंगे। और इन बैक्टीरिया के खुद के जीन को ये इसलिए नहीं कट करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया तब तक इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। बैक्टीरिया इनको एक्टिवेट तभी करता है जब इनके पास कोई ऐसा फॉरेन जीन आ जाता है जिससे इनको खतरा फील होता है। तो एग्जाम्पल में बैक्टीरियोफेज है, या हर वो पैथोजन जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं इनमें। सो दिस इज द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। और वो इनएक्टिव कैसे होता है? बिकॉज जो उनका डीएनए होता है रेस्ट्रिक्शन साइट, वो अपने मैथिल ग्रुप वहां पे अटैच करा लेते हैं, इसको हम मेथाइलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि कैसे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनएक्टिव है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया क्या करा लेता है, इनका मेथाइलेशन करा देता है, मतलब मेथाइल ग्रुप ऐड करा देता है, जिसके वजह से इनकी रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। और रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो जाने की वजह से क्या होता है, ये एक्ट नहीं कर पाते हैं पैथोजेंस के ऊपर। So this is how they becomes active. There are three type of restriction enzymes in which this first and two type is very important. ठीक है? पहला और दूसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड टाइप इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट और इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम देख लेते हैं कि कैसे एंजाइम्स होते हैं या किस तरह के काम करते हैं। तो टाइप फर्स्ट जो होता है बच्चों, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है। टाइप सेकंड जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है? ये डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करता है। ओके, जैसे ये वाले पार्ट को कट करना है तो टाइप फर्स्ट वाला एंजाइम होगा, लेकिन अगर दोनों को करना है, ठीक है, तो क्या होगा, टाइप सेकंड वाला एंजाइम होगा। टाइप फर्स्ट वाले को अपने एक्टिविटी करने के लिए दो चीजें लगती हैं, मैग्नीशियम और एनर्जी दोनों लगती है। टाइप सेकंड को अपना काम करने के लिए सिर्फ मैग्नीशियम देना पड़ता है। MgO2 यहाँ पर एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ। ठीक है? ये बाई फंक्शनल होता है और ये क्या होता है, ये बेसिकली सिर्फ मेथाइलेशन से अलग किया जाता है। ठीक है? और इसमें क्या होते हैं, सम एंजाइम्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंड मेथाइलेशन एक्टिविटीज। इसके कुछ एंजाइम्स के पास रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी भी होती है, मेथाइलेशन एक्टिविटी भी होती है। मतलब क्या है कि ये जो होते हैं ये मेथाइलेशन भी करा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मेथाइलेशन, दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेथाइलेशन भी करा सकते हैं और रेस्ट्रिक्शन का फंक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है? और ये वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये या तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी करेंगे, अगर रेस्ट्रिक्शन है तो रेस्ट्रिक्शन ही करेंगे, नहीं तो अगर मेथाइलेशन वाले हैं तो मेथाइलेशन ही करेंगे। मतलब या तो इनएक्टिव फॉर्म में करना है तो इनएक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, पूरा फुल टाइम जॉब उनका यही है। या फिर दूसरे तरह के अगर हैं जिनका काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है तो वही करेंगे। तो सेपरेट है इनके लिए, इनके लिए एक ही का मतलब एक ही एंजाइम है जो दोनों काम करेगा, इनएक्टिविटी का भी काम करेगा और मन किया तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी काम करेगा। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो खुद को कैसे इनएक्टिव कर रहा है, मतलब एंजाइम ही खुद को कैसे इनएक्टिव कर ले रहा है। एंजाइम को तो किसी और को जाके इनएक्टिवेट करना चाहिए था ना। हाँ, सेकेंड टाइम इज द बेस्ट टाइप दैट वी हैव टू लर्न इन फर्दर प्रोसेसिंग। जो आपके बुक में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो टाइप सेकेंड ही है। ठीक है? टाइप फर्स्ट बहुत ही मतलब बहुत स्पेसिफिक नहीं है और बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते, बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते इसका फर्स्ट टाइप का, सेकेंड का हम यूज करते हैं। तो बच्चों, हाँ वैष्णवी बोलिए। सर बोल रहे हैं कि सर जो भी एंजाइम्स होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो पार्टिकुलर सेगमेंट है वो इनएक्टिव हो उस टाइम, फिर दूसरा जो सेगमेंट हो वो फिर एक्टिव हो, ये टाइप 1 के केस में उसके अकॉर्डिंग भी एक बार कर और रिपीट सकते हैं। कीजिए क्वेश्चन। सर मतलब बोल रहे हैं कि सर जो पार्टिकुलर सेगमेंट्स जो होते हैं ना, वो जो इंडोन्यूक्लियस टाइप 1 जो होते हैं वो उस टाइम पे कुछ टाइम पे वो एक्टिव हो और कुछ टाइम पे वो इनएक्टिव हो, जैसे मिथाइलिन वाला कुछ टाइम पे हो कुछ टाइम पे अच्छा, वो। हाँ ठीक है, और कैसे? ये सर लेकिन सर सबसे बेस्ट तो टाइप 2 होगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग को एक ही चाहिए रहता है तो वही करेंगे हम लोग, ये तो टाइप टू कभी भी इसका कोई
हाँ, टाइप 2 बेस्ट है, इसीलिए तो हम ले रहे हैं। जैसे तुम्हारा आरएनए है, तुम्हारा आरएनए एक टाइम यस में एंजाइम बन जाता है और दूसरे टाइम में यस जाके सर। जेनेटिक मटेरियल बन जाता है, ठीक है? यस तो सर। समझ लो टाइप 1 की तरह है, कभी वो एंजाइम बन के ऐड कर रहा है, कभी वो जेनेटिक मटेरियल की तरह ऐड कर रहा है, लेकिन डीएनए एक ही तरह का काम करता है, वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, तो वो टाइप 2 हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, अगर वो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन का ही काम कर रहे हैं, कटिंग का ही काम कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज टाइप 2 1। और टाइप 1 जो है, ये सही बात है, जैसे वैष्णवी ने कहा, ये कभी मूड किया तो एक कटिंग की एक्टिविटी करने लगे, अगर मन किया तो अपने आप को इनएक्टिव कर लिए, तो अपने आप को इनएक्टिव कर लेंगे तो फिर फायदा क्या है, ठीक है? So we don't have any use of these things. So next is जो restriction sites होते हैं, that is palindromic sequence. I had already told. Mode of cutting भी मैंने बता दिया, straight भी हो सकता है और oblique भी हो सकता है। NCERT में जो कटिंग दी गई है वो oblique दी गई है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम ये सोचो कि ये straight कट नहीं कर सकता है। स्ट्रेट कटिंग भी करते हैं ये लोग, अंडरस्टूड? दोनों में लेकिन कंडीशन क्या है कि पैलिंड्रोम होना चाहिए। अगर आप लोग जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूं उन दोनों को देख पा रहे हैं, तो दोनों में आपको पैलिंड्रोम देखने को मिलेगा, चाहे स्ट्रेट कटिंग हो रही हो, चाहे ऑब्लिक कटिंग हो, दोनों के कंडीशन में आपको पैलिंड्रोम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बच्चों? और दोनों में जो ग्रुप अलग जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं, नंबर लेके, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लेके जा रहे हैं। जैसे जी, एक जी है और ये 5 है, इधर भी एक जी है और ये 5 अलग हो जा रहे हैं, ठीक है? इधर भी 3 सी और 3 जी जा रहे हैं और इस साइड भी 3 जी और 3 सी जा रहे हैं। तो इसका मतलब कटिंग कभी भी जो होती है वो बैलेंस्ड कटिंग होती है। बैलेंस्ड का मतलब यह है कहीं पे भी न्यूक्लियोटाइड ज्यादा नहीं दिया जाता, कहीं पे भी कम नहीं दिया जाता है। एक और चीज कि जो ऑब्लिक कटिंग होती है उसमें स्टिकी एंड्स रह जाते हैं। स्टिकी एंड्स इसलिए रह जाते हैं क्योंकि जैसे मान लो कि आपने ऑब्लिक कटिंग की ना, तो आपने जी को कट कर दिया और सी छोड़ दिया, तो सी के पास स्टिकी एंड रह गया। इसी तरह आपने ए को कट कर लिया, ए के नीचे जो टी था, टी को छोड़ दिया, तो इसका स्टिकी एंड रह गया। लेकिन जब आप यहाँ पे कट करते हो तो आप पूरा का पूरा ग्रुप ही हटा देते हो, तो यहाँ पर कोई स्टिकी एंड छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे जो एंड्स रह जाते हैं वो ब्लंटेड एंड्स कहलाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई स्टिकी एंड्स नहीं होते हैं। इसी वजह से हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जनरली वो ऑब्लिक वाले करते हैं, ताकि वो स्टिकी एंड्स छोड़ें। स्टिकी एंड छोड़ने का नतीजा ये होता है कि जब आप डिजायर्ड जीन को वेक्टर के पास लेके आते हो तो वो स्टिकी एंड्स के हेल्प से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं जल्दी, जबकि ब्लंटेड एंड्स पे अटैच कराना किसी जीन को बहुत ही मुश्किल काम होता है। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। जैसे ये है, ऊपर ही लेके चल के पढ़ा देते हैं आपको, ये देखिए, पहला अल्फाबेट क्या करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड और थर्ड क्या करेंगे, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। और फिफ्थ रोमन नंबर जो भी है वो क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, कि किस सीक्वेंस में वो एंजाइम आइसोलेट किया जा रहा है बैक्टीरिया के अंदर, उसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर। तो एक बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए 10 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। कोई केस होगा ब्लंटेड साइट के थ्रू, हो सकता है। देखिए ब्लंटेड साइट का भी अटैचमेंट कराया जा सकता है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक केस में कराया जाता है, जहां पर मान लीजिए आपको ऑब्लिक कटिंग में वो साइट्स नहीं मिले, लेकिन ब्लंटेड कटिंग में अगर वो साइट्स मिल रहे हैं तो आप अटैचमेंट करा सकते हो। आप खुद से रिएक्टिव बना सकते हो जीन्स को, वहां पर अलग तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो आपको जेनेटिक मटेरियल को रिएक्टिव बनाना पड़ता है, या सम टाइम हम आर्टिफिशियल जीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं उनसे अटैच कराने के लिए, ठीक है? जैसे मान लो कि ये एक सीक्वेंस रह गया जीन का, ये एक सीक्वेंस रह गया। अब इन दोनों सीक्वेंस को आपको अगर अटैच कराना है, दोनों को अटैच कराने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करना बहुत जरूरी है, जो कि इन दोनों में वो करेगा, ठीक है, अटैचमेंट कराएगा। और उसके बाद हम लाइगेज भी देंगे, उसमें लाइगेज का अटैचमेंट काम ही होता है। और कुछ भी ऐसी रिएक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये दोनों जीन को हम क्या करते हैं, रिएक्टिव बना दें। दोनों जीन्स को अगर हम रिएक्टिव बना देंगे तो सिंपली ये दोनों आपस में अटैच होने की कोशिश करेंगे। हाँ वैष्णवी? सर जो ब्लंटेड साइट था तो फिर उसमें अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि
कुछ आधा पार्ट जो होता है, मतलब एक्यूरेटली आधा पार्ट जो होता है वो डिज़ायर्ड नहीं है और आधा पार्ट एकदम डिज़ायर्ड है। उस केस में ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि हम लोग आधा पार्ट कट कर देंगे तो उसमें कोई भी साइड ना, फ्री एंड साइड नहीं बचेगा। तो वो एक ब्लंटेड साइड से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेट कट करेंगे तो हम लोग को डिज़ायर्ड जिन मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, लेकिन इसको अटैच कराना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि हम लोग इस पे ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जीन्स को रिएक्टिव कराने यस। के कई बार ये नुकसान भी होता है ना कि ये जीन दो आपस में अटैच ना करके दो अलग अलग जीन से जाके अटैच हो जाए, फिर वहां पे कट करो जा करके। इसीलिए साइंटिस्ट इसको प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, हो चुका है, बट दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो सर स्टूडेंट्स, मेन डिसएडवांटेज ये सर मेन डिसएडवांटेज यही है ना कि मतलब ये कोई भी चेन को नहीं ज्वाइन, मतलब कोई भी चेन को ये ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो वाला है कि एक पार्टिकुलर चीज़ को ज्वाइन करेगा, जैसे GCAT यही सब, लेकिन वो सब किसी को भी ज्वाइन कर लेगा। नहीं, इस जीन की भी रिएक्टिविटी जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जैसे मान लो एक लंबा सा जीन है, एक ये छोटा वाला जीन है। अब इस बात की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है ये जीन इसके साथ कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है आगे चल के, या इनके बीच में कोई और जीन आके एक्टिवेट होकर के चला आया तो वहां पर भी पूरा रिएक्टिविटी खराब हो जाएगा। तो हम जनरली वो ब्लंटेड वाला ही करते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिसिटी बहुत मेंटेन होती है, यहाँ पर रैंडमनेस ज्यादा होती है। ओके, कि जब दो जीन को हमको मिलाना होता है तो कई बार सीक्वेंस उल्टे पुल्टे आ जाते हैं। ठीक है, और उल्टा पुल्टा सीक्वेंस होने से जीन की एक्टिविटी खराब हो जाएगी। लेकिन जब आप ऑब्लिक कट मारते हैं तो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस ही अटैच होंगे। तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो जीन जिस तरह से बनाना है वो वैसा ही बनता है, और आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी गेन कर लेते हैं। So we are not going in the depth of this one. Just we have to remember that कि हम आपको अपने सिलेबस में टाइप सेकंड वाला ही पढ़ना है, और टाइप सेकंड में जो जीन है हमारा, जो कैसी कटिंग कर रहा है, ऑब्लिक कटिंग कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा हमको फोकस करना है, क्योंकि वो स्टिकी एंड्स देगा, और स्टिकी एंड्स जो होता है वो हमारे प्रोडक्ट के बनने के लिए ज्यादा फेवरेबल है, जबकि ब्लंटेड वाला फेवरेबल नहीं होता है बच्चों। थर्ड एंजाइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम वो होते हैं कि अगर आपको आरएनए का टुकड़ा दे दिया जाए, छोटा सा, ठीक है, आरएनए का टुकड़ा दे दिया जाए, उससे आपको कंप्लीट डीएनए बनाना है या आरएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड बनाना है, तो वहां पर जो एंजाइम्स यूज होते हैं, या डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है, तो वहां पर जो एंजाइम यूज होंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, जो एक छोटा सा टुकड़ा लेके, जिसको हम प्राइमर्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमर्स को लेकर के एक कंप्लीट स्ट्रैंड बना सकें, या एक स्ट्रैंड को लेकर के दूसरा स्ट्रैंड बना सकें, या एक डीएनए को लेकर के दो डीएनए बना सकें। ये सारे जो एंजाइम्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस कर सकते हैं, वो सब किस में कहलाते हैं? सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स में कहलाते हैं। आपके बुक में दो एंजाइम्स दिए गए हैं, एक पॉलीमरेज एंजाइम है और दूसरा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कह सकते हैं आप। डीएनए अगर डीएनए पॉलीमरेज है बच्चों, अगर, तो वो डीएनए टू डीएनए बनाएगा। जैसे यहाँ आरएनए लिख दिया गया है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए टू आरएनए बनाता है, डीएनए टू आरएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए टू डीएनए बनाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए टू डीएनए बनाता है। तो ये फर्क है इन सब में, आपको पता होना चाहिए। नाउ द ज्वाइनिंग एंजाइम्स में लाइगेज है, अभी डिस्कशन हो ही रहा था कि स्टिकी एंड्स को ज्वाइन कौन कराता है? हाँ, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को आप डीएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हो, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को आप आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई वैसा सच नहीं है। So joining enzyme is basically made up of ligase, and ligase is like the फेविकोल of molecules और genetic material। ये जेनेटिक मटेरियल का क्या है बच्चों? फेविकोल है। इसको जहां पर भी देंगे, अगर स्टिकी एंड्स वहां पर है और नाइट्रोजनस बेस वहां पे अपोजिट है एक दूसरे के, तो तुरंत क्या कर देता है? जाके जोड़ देता है। सो लाइगेज की प्रॉपर्टी ही क्या है बच्चों? जोड़ना। जो अदर एंजाइम है उसमें फॉस्फेटेज करके एक एंजाइम होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट करके बोलते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ थर्ड ग्रुप पे OH होता है और फिफ्थ पे फॉस्फेट होता है। ठीक है, थर्ड पे क्या है? OH है, और फिफ्थ पे क्या है? फॉस्फेट है। अगर मान लो डीएनए का ये वाला एंड, थर्ड वाला एंड,
किसी भी तरह से फिफ्थ वाले एंड के करीब में आ गया तो इसका फॉस्फेट, फिफ्थ का फॉस्फेट थर्ड के OH को हटा करके रिंग बना लेगा। क्या बना लेगा? रिंग बना लेगा। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है? फॉस्फेट को हटा देता है ताकि कभी भी अगर आपको कोई लीनियर डीएनए चाहिए तो उसका सर्कुलर डीएनए ना बन पाए। ठीक है, तो किसको प्रिवेंट करता है? रीसर्कुलाइजेशन को ये स्टॉप कर देता है। मतलब फॉस्फेट को हटा देता है जिसके वजह से कभी भी फिफ्थ वाला थर्ड से अटैच नहीं हो पाएगा, जिससे आपका लीनियर डीएनए लीनियर पोजीशन में ही मेंटेन रहता है। तो आज के लिए एंजाइम्स तक ही पढ़ाना था बच्चों। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनीवन? हाँ वैष्णवी। सर जो लीनियर डीएनए होते हैं और फिर सर्कुलर होते हैं, तो फिर सर क्या अफेक्ट होगा कि वो उसको अगर कर भी देगा तो अफेक्टेड क्या होंगे? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हमको हर चीज एक स्पेसिफिक फॉर्म में चाहिए। अब तुमको डीएनए का एक जीन निकालना है, ठीक है, तो उसको तुमको लीनियर में ज्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है या सर्कुलर में ज्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है वो आप देखोगे। तुमको अगर लीनियर में कन्वीनियंट पड़ रहा है तो तुम उसका सर्कुलाइजेशन होने से रोकोगे। इसलिए रोकोगे क्योंकि अगर वो सर्कुलर हो गया तो फिर आपको सिलेक्टेबल मार्कर्स अलग से रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक सर्कल में आपको स्टार्ट एंड पॉइंट ढूंढना मुश्किल है। जैसे तुमको पता है कि जो तुम्हारा डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है वो थर्ड एंड के पास है, तो लीनियर में पता है तुमको। लेकिन जब सर्कुलर हो गया तो ना तुमको थर्ड एंड पता है और ना फिफ्थ एंड पता है। अब तुम ढूंढते रहो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए कहाँ गया। और कुछ? और कुछ बच्चों? किया तो अनम्यूट, अच्छा फिर से। हाँ किया। सर मतलब फ्री रिएक्टिव इन नहीं प्रेजेंस होगा जब सर्कुलर हो जाएगा, तो सर ये भी कह सकते हैं कि वो केस डिपेंडेंट होगा कि उस हाँ, केस में क्या आप पॉसिबिलिटी। आप जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अब पढ़ेंगे ना वो केस डिपेंडेंट ही है। हर चीज जो यस बायोटेक्नोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो केस डिपेंडेंट ही है। ठीक है। सर, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि वो स्ट्रेट में होगा क्योंकि उसमें फ्री रिएक्टिव इन तो प्रेजेंट नहीं ना होंगे उसमें, तो नहीं देखो, अगर सर्कुलर। रिएक्टिव एंड्स होते हैं लेकिन वो बिल्कुल अलग साइड्स पे होते हैं, साइट अलग है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर एनी हाउ थर्ड और फिफ्थ एंड करीब चले आए, जैसे तुम कभी यस कभी सर। टेप निकालते हो ना तो टेप को ऐसे उखाड़ के छोड़ दो तो क्या करता है, टेप कभी कभी ज्यादा देर छोड़ो तो अपने आप चिपक जाता है, फिर उसको निकालना और मुश्किल होता यस। है। ठीक है, तो अगर थर्ड यस और सर। फिफ्थ आपने ऐसे ही मजाक में छोड़ दिया कि चलो चांसेस तो बहुत कम है इसके, लेकिन अगर वो जुड़ गया तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट में पानी फिर जाएगा कि नहीं। बायोटेक्नोलॉजी का 99% एक्सपेरिमेंट फेल होता है और बायोटेक्नोलॉजी में मतलब बहुत टाइम लगता है, तो एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने का जो वैल्यू होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेते साइंटिस्ट लोग। यस सर। एनीवन एल्स वांट टू आस्क क्वेश्चन?